नमस्कार। आज हम दीवानी मुकदमों मतलब सिविल केसेस के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। यह है अभिवचनों में संशोधन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। अगर आपने कोर्ट में कोई दावा फाइल किया है या उसका जवाब दिया है, तो क्या उसे बाद में बीच मुकदमे में बदला जा सकता है? कब, क्यों और कैसे? हमारे पास इस पर कुछ गहरी कानूनी समझ है और सुप्रीम कोर्ट के कई जरूरी फैसले भी हैं। ये सब मिलकर इस पूरी प्रक्रिया की परतें खोलने में हमारी मदद करेंगे। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे न्याय मिलने या ना मिलने से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 के आदेश 6 नियम 17 को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सीपीसी जो है, यही वो कानून है जो पूरे सिविल मुकदमों का तरीका तय करता है। इसमें कई आदेश हैं और हर आदेश में खास नियम। हमारा फोकस है आदेश 6 नियम 17 पर। देखेंगे कि बदलाव की अर्जी कब दे सकते हैं, कोर्ट कैसे देखता है इसे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कुछ खास मामलों में। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये आदेश वीआई नियम 17 आखिर है क्या? इसकी मूल भावना क्या है? देखिए, इसकी जो मूल भावना है वो है न्याय, जस्टिस। हम्म। ये नियम कोर्ट को एक तरह के पावर देता है हाँ। कि वो मुकदमे की किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी को अपने अभिवचन मतलब प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट उसमें बदलाव करने की इजाजत दे सकती है। किसी भी स्टेज पर? अच्छा। हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि ये बदलाव जरूरी हो। किस लिए? ताकि केस का जो असली सवाल है ना, जिस पर पूरा झगड़ा है, वो तय हो सके। और इसका एक और बड़ा मकसद है मुकदमों की भीड़ से बचना, मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स ना हो। अच्छा, मतलब एक ही मुद्दे पर 10 केस ना हो। बिल्कुल, जो गलती है या जो बात रह गई वो उसी केस में ठीक हो जाए या जुड़ जाए। जैसा कि सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वाले केस में भी कोर्ट ने कहा था कि आमतौर पर कोर्ट्स का रवैया इसमें थोड़ा उदार रहता है, लिबरल। हाँ। ताकि प्रोसीजर जो है वो न्याय के आड़े ना आए। अच्छा, तो मतलब शुरू में रास्ता खुला है ताकि असली मुद्दे पर फोकस रहे। पर क्या ये रास्ता हमेशा खुला रहता है? जैसे आपने कहा किसी भी स्टेज पर, तो क्या मैं केस के बिल्कुल आखिर में भी कुछ बदल सकता हूँ? यहीं पर एक पेच है। हाँ। नियम में एक परंतुक है, एक प्रोविजो जो बाद में जोड़ा गया। अच्छा। हाँ, वो ये कहता है कि अगर मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है, ट्रायल कमेंस हो गया है, तो फिर संशोधन की इजाजत मतलब अमेंडमेंट की परमिशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट पूरी तरह सेटिस्फाइड ना हो जाए कि पार्टी ने सम्यक तत्परता दिखाई थी। ड्यू डिलिजेंस। सम्यक तत्परता। ड्यू डिलिजेंस ये क्या चीज है? ड्यू डिलिजेंस मतलब पार्टी को ये साबित करना होगा कि भाई हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद हम ये बात पहले क्यों नहीं उठा पाए, सुनवाई शुरू होने से पहले। ये सख्ती इसलिए आई ताकि लोग जानबूझकर केस को लंबा ना खींचें अमेंडमेंट के बहाने। ने में काफी सख्त लग रही है। और ये जो आपने कहा सुनवाई शुरू होना, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या सिर्फ इश्यूज फ्रेम हो गए कोर्ट में तो मान लिया जाएगा सुनवाई शुरू? नहीं, सिर्फ इश्यूज फ्रेम होना काफी नहीं है। ये बहुत जरूरी सवाल है। और कैलाश बनाम ननकू वाले केस में 2005 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया था। अच्छा। सुनवाई तब शुरू मानी जाती है जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं और कोर्ट केस के मेरिट्स पर मतलब गुण दोष पर विचार करना शुरू कर देती है। जैसे गवाहों के बयान लेना शुरू कर दिया या सबूतों की जांच होने लगी। समझ गया। तो अगर सिर्फ इश्यूज फ्रेम हुए हैं पर असल सुनवाई गवाही वगैरह शुरू नहीं हुई है, तब भी वो पहले वाला उदार नियम लागू हो सकता है। पर एक बार सुनवाई पटरी पर आ गई, फिर तो संशोधन के लिए वो ड्यू डिलिजेंस वाला सबूत देना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो है। बिना ठोस वजह के देरी की तो अर्जी खारिज भी हो सकती है। समझ गया। मतलब पहले दरवाजा काफी हद तक खुला है, पर ट्रायल शुरू होते ही थोड़ा सा बंद होने लगता है और उसे खोलने के लिए ड्यू डिलिजेंस की चाबी लगेगी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? क्या मैं पूरी कहानी ही पलट सकता हूँ? नहीं, पूरी कहानी पलटने की इजाजत तो आमतौर पर नहीं मिलती। संशोधन का जो मेन मकसद होना चाहिए वो है केस के असली विवाद को सामने लाना और उसे तय करना। ये कोई बिल्कुल नया एकदम अलग थलग केस शुरू करने का तरीका नहीं बन सकता। हाँ। जो आपका ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन है मतलब वाद कारण, संशोधन उसी के दायरे में या उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें? मान लीजिए मैंने कोई नाम गलत लिख दिया अपने प्लेंट में या कोई तारीख गलत डाल दी।
हाँ हाँ, इस तरह की चीजें तो बिल्कुल आ सकती हैं। जैसे अनजाने में कोई गलती हो गई, उसे सुधारना। कोई जरूरी बात लिखना भूल गए थे, ओमिशन हो गया, उसे जोड़ना। या किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, विवरण, उसमें कोई गलती थी, उसे ठीक करना। अच्छा। इसका एक बहुत क्लासिक उदाहरण है जय जय राम मनोहर लाल वाला केस 1969 का। सोचिए, किसी ने फर्म के नाम से केस कर दिया, पर कानूनी तौर पर फर्म खुद केस नहीं लड़ सकती, उसका मालिक कर्ता लड़ता है। हाँ, ये तो होता है। बाद में गलती पता चली तो मालिक का नाम जोड़ने की अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई ये एक बोनाफाइड गलती है, असली पार्टी को सामने लाना जरूरी है, इजाजत मिलनी चाहिए। इसी तरह मान लीजिए केस फाइल करने के बाद कोई नई घटना हो गई, सब्सीक्वेंट इवेंट जो केस पर असर डालती है, उसे रिकॉर्ड पर लाना। या उसी पुराने कॉज ऑफ एक्शन से जुड़े कुछ नए फैक्ट्स पता चले, उन्हें जोड़ना। या कोई ऐसी रिलीफ मांगना जो पहले बताए गए फैक्ट से ही निकलती हो। ये सब हो सकता है। ये तो वही बात कि क्या किया जा सकता है, लेकिन वो कौन सी क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने पर कोर्ट कह देता है नहीं भाई ये बदलाव मंजूर नहीं। किन संशोधनों पर रोक है? ये बहुत अहम सवाल है। यहीं पर कोर्ट का विवेक, उसका डिस्क्रिशन और बैलेंस काम आता है। कुछ स्थितियां हैं जहां अमेंडमेंट मिलना लगभग नामुमकिन है। एक तो अगर आपके बदलाव से मुकदमे की प्रकृति ही बदल जाए, नेचर ऑफ द सूट ही चेंज हो जाए। जैसे? मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी पर कब्जे का केस किया था, बाद में आप अमेंडमेंट करके उसे पैसे की रिकवरी का केस बनाना चाहें, ये शायद मंजूर ना हो। या फिर आप एक बिल्कुल नया कॉज ऑफ एक्शन ला रहे हैं जो ओरिजिनल केस से बिल्कुल अलग है। पंकजा बनाम येल्लप्पा 2004 का केस है, उसमें कोर्ट ने इसी बेस पर अमेंडमेंट रोका था क्योंकि केस का कैरेक्टर ही बदल रहा था। अच्छा। दूसरा, अगर आप अमेंडमेंट के जरिए कोई ऐसा दावा जोड़ना चाहते हैं जो अब टाइम बार्ड हो चुका है, मतलब कानून ने जो समय सीमा तय की थी वो निकल चुकी है। हाँ, लिमिटेशन पीरियड। हाँ, लिमिटेशन पीरियड। आप अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके उसे बाईपास नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपके अमेंडमेंट से दूसरे पक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, सीरियस प्रेजुडिस। मतलब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना हो सके। एग्जैक्टली। जैसे ऐसा बदलाव जिससे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही खत्म हो जाए, या दूसरे पक्ष को कोई ऐसी चोट पहुंचे जिसकी भरपाई पैसों से, मतलब कॉस्ट्स लगाकर भी न की जा सके। कोर्ट को हमेशा ये देखना होता है कि एक पार्टी को सुधार का मौका तो मिले, पर दूसरे के साथ नाइंसाफी भी ना हो। ठीक है, मान लीजिए किसी को लगता है कि उनका संशोधन इन दायरों के अंदर है, जरूरी भी है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या बस कोर्ट में जाके जज साहब को बताना होता है कि जी बदलना है? नहीं नहीं नहीं, इतना इनफॉर्मल नहीं है। इसकी एक प्रॉपर लीगल प्रक्रिया है। आपको कोर्ट में एक लिखित आवेदन, एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी होती है। यह एप्लीकेशन आमतौर पर ऑर्डर 16, रूल 17 और साथ में धारा 151 सीपीसी के तहत दी जाती है। धारा 151 कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स की बात करती है। ओके। इस एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र लगाना बहुत जरूरी है। एफिडेविट में क्या लिखना होता है? उसमें आपको पूरी कहानी बतानी होती है कि भाई ये बदलाव क्यों चाहिए, ये केस के असली मुद्दे को सुलझाने में कैसे मदद करेगा, और सबसे ज़रूरी, अगर सुनवाई शुरू हो चुकी है तो आपने ड्यू डिलिजेंस कैसे दिखाई, मतलब आप पहले ये बात क्यों नहीं उठा पाए, इसके कारण बताने होंगे। साथ ही आपको ये भी बताना होता है कि आप बदलना क्या चाहते हैं। इसके लिए जो प्रस्तावित संशोधित दस्तावेज है, प्रपोज्ड अमेंडेड प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, उसका ड्राफ्ट भी लगाना होता है, जिसमें साफ साफ दिखाना होता है कि क्या हटा रहे हैं उसे काट कर स्ट्राइक थ्रू करके, और क्या जोड़ रहे हैं उसे बोल्ड या अंडरलाइन करके। अच्छा, मतलब पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। ठीक है। और दूसरे पक्ष का क्या? ऑपोजिट पार्टी, क्या उन्हें पता चलता है कि ऐसी कोई कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ये तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई फैसला नहीं। हाँ, ये तो है। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसकी कॉपी दूसरे पक्ष को दी जाती है। उन्हें उस पर अपनी लिखित आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस फाइल करने का पूरा मौका मिलता है। कोर्ट फिर दोनों पार्टियों को सुनता है, उनकी दलीलें सुनता है और फिर तय करता है कि अमेंडमेंट की इजाजत देनी है या नहीं। और अगर इजाजत मिल गई तो? अगर इजाजत मिल जाती है तो कोर्ट अक्सर दूसरे पक्ष को जो परेशानी हुई या जो देरी हुई उसकी भरपाई के लिए कुछ कॉस्ट्स, मतलब हर्जाना भरने का आदेश दे सकता है। या कुछ शर्तें लगा सकता है, जैसे कि इतने दिनों के अंदर अमेंडेड डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा।
एक और बात ध्यान रखने वाली है, ये जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर कोर्ट का ऑर्डर आता है, चाहे वो मंजूर करे या ना मंजूर, इसके खिलाफ आप सीधे अपील फाइल नहीं कर सकते। ओह, तो फिर? इसे चैलेंज करना हो तो या तो केस के फाइनल फैसले के खिलाफ जब अपील होती है उसमें ये मुद्दा उठाना पड़ता है, या फिर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करनी पड़ती है आर्टिकल 226 या 227 के तहत। समझ गए आप। अब आते हैं उन बड़े जजमेंट्स पर जिन्होंने इस नियम को सही मायने में शक्ल दी है। आपने जयराम मनोहर लाल 1969 का जिक्र किया था। लगता है इसने वो उदारता की नींव रखी थी। बिल्कुल, वो केस एक मील का पत्थर है, लैंडमार्क जजमेंट। उसने ये सिद्धांत स्थापित किया कि प्रोसीजरल लॉ जो है वो न्याय दिलाने के लिए है, उसमें रोड़ा अटकाने के लिए नहीं। अगर कोई गलती सच में अनजाने में हुई है, बोनाफाइड एरर है, और उसे सुधारने से दूसरे पक्ष को कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा जिसकी भरपाई ना हो सके, इररिपेरेबल इंजरी नहीं हो रही, तो कोर्ट को उदार होना चाहिए। तकनीकी कमी की वजह से किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन फिर पंकजा बनाम येलप्पा 2004 आया, जिसने थोड़ी लगाम कसी। मतलब उदारता ठीक है पर अंधाधुंध नहीं, ऐसा कुछ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पंकजा वाले केस ने बैलेंस बनाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि भाई, अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो केस का पूरा हुलिया ही बदल दे या बिल्कुल नया मुद्दा खड़ा कर दे, खासकर तब जब केस काफी आगे बढ़ चुका हो। अच्छा, बदल जाए। और कैलाश बनाम ननकू 2005, इसने वो ड्यू डिलिजेंस वाले पहलू को और मजबूत किया, खासकर ट्रायल शुरू होने के बाद। मुझे लगता है ये साबित करना कि हमने पूरी कोशिश की थी, ये प्रैक्टिकली कितना मुश्किल या आसान होता होगा। ये वाकई एक बहुत अहम पहलू है। कैलाश वाले केस ने ऑर्डर VI रूल 17 के प्रोविजो को बहुत सीरियसली लिया। इसने एक तो ये साफ किया कि ट्रायल शुरू होने का मतलब क्या है, और दूसरा उसके बाद अमेंडमेंट चाहने वाली पार्टी पर यह साबित करने का भारी बोझ डाल दिया कि वे पहले क्यों नहीं चाहते थे। प्रैक्टिकली ड्यू डिलिजेंस साबित करना कई बार मुश्किल हो सकता है। ये केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। आपको ठोस कारण बताने होंगे कि जानकारी आपको कब मिली या पहले क्यों नहीं मिल पाई। सिर्फ ये कह देना कि ध्यान नहीं रहा, ये काफी नहीं होगा। ये कोर्ट्स को बेवजह की देरी रोकने का एक जरूरी हथियार देता है। फिर रिवाजी बिल्डर्स बनाम नारायण स्वामी 2009 का मामला आया। इसमें वो संतुलन वाली बात और पुख्ता हुई। हाँ, रिवाजी केस ने इस बैलेंस को और साफ किया। कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट अर्जी पर फैसला करते समय दो मुख्य तराजू हैं। एक तरफ, क्या ये बदलाव केस के असली झगड़े को सुलझाने के लिए वाकई जरूरी है? ठीक है। दूसरी तरफ, क्या इससे दूसरे पक्ष को कोई ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई ही ना हो सके? अगर जवाब है कि हाँ, ये जरूरी है और दूसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई कॉस्ट्स या दूसरी शर्तों से हो सकती है, तो न्याय यही कहता है कि अमेंडमेंट की इजाजत दी जाए। अच्छा, मतलब अगर पैसे से हर्जाना भरा जा सकता है तो अमेंडमेंट की राह ज्यादा खुली है, बशर्ते वो जरूरी हो। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। और हाल के सालों में LIC बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 2022 का जिक्र आपने किया था। ऐसा लगता है इसने पिछले सारे सबक एक जगह समेट दिए, एक तरह से चेकलिस्ट जैसा बन गया कोर्ट्स के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये LIC वाला फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पिछले कई सालों के जो जुडिशियल डेवलपमेंट्स थे इस मुद्दे पर, उनको एक साथ पिरो दिया और कोर्ट्स के लिए गाइडलाइंस तय कर दी। क्या गाइडलाइंस दी? इसने फिर दोहराया, देखो कि अमेंडमेंट असली विवाद के लिए जरूरी है या नहीं। ड्यू डिलिजेंस देखी जाए, देरी क्यों हुई, कितनी हुई, ये देखो। दूसरे पक्ष पर क्या असर पड़ेगा उसका मूल्यांकन करो। टाइम बार्ड दावे या केस की प्रकृति बदलने वाले अमेंडमेंट नामंजूर करो। और हाँ, कॉस्ट्स लगाकर या शर्तें लगाकर प्रेजुडिस कम किया जा सकता है। इसने कोर्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीका दिया कि कैसे इन एप्लीकेशंस को डील करें। और सबसे ताज़ा दिनेश गोयल बनाम सुमन अग्रवाल 2024 का फैसला, क्या ये फिर से थोड़ी ज्यादा उदारता की तरफ इशारा कर रहा है, खासकर सुनवाई से पहले? हाँ, ये दिलचस्प है। दिनेश गोयल केस ने फिर से लिबरल अप्रोच पर जोर दिया, खासकर प्री ट्रायल स्टेज में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स का लक्ष्य होना चाहिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना और सब्सटैंशियल जस्टिस यानी वास्तविक न्याय देना। इसलिए अगर अमेंडमेंट से केस का मूल ढांचा नहीं बदल रहा और दूसरे पक्ष का कोई वेस्टेड राइट मतलब स्थापित अधिकार नहीं छिन रहा, तो उसे अलाउ करना चाहिए। सिर्फ देरी हो जाना, अगर उसकी भरपाई कॉस्ट से हो सकती है,
तो वो एप्लीकेशन खारिज करने का अकेला आधार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फैसला कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देता है कि प्रोसीजरल रुकावटों को असली न्याय के रास्ते में नहीं आना चाहिए, खासकर शुरुआती दौर में। वाह। तो इन सब फैसलों और नियमों की रोशनी में अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, मुख्य बातें क्या होंगी? वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए? कुछ की टेकअवेज या मुख्य सिद्धांत बिल्कुल साफ उभर कर आते हैं। पहला, सुनवाई से पहले उदारता। अगर गलती अनजाने में हुई, कुछ छूट गया या बात साफ करनी है, तो ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट्स आमतौर पर इजाजत दे देती हैं, बस आपकी नीयत साफ हो। ठीक है। दूसरा, सुनवाई के बाद सख्ती। एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो दरवाजा काफी हद तक बंद। खोलने के लिए ड्यू डिलिजेंस की पुख्ता चाबी लगेगी। साबित करना होगा कि पहले क्यों नहीं जागे। ये कैलाश वाला केस। हाँ। तीसरा, लक्ष्य न बदलें। आप अमेंडमेंट से केस की पूरी कहानी या उसका कानूनी आधार नहीं बदल सकते, नहीं कोई टाइम बार दावा ला सकते हैं। ये पंकजा वाला केस याद रखिए। राइट। चौथा, संतुलन साधना। कोर्ट हमेशा तराजू लेकर बैठती है। एक पलड़े में अमेंडमेंट की जरूरत और न्याय, दूसरे में देरी और दूसरे पक्ष को होने वाला नुकसान। बैलेंस बनाना पड़ता है। ये LIC और दिनेश गोयल वाले केस। समझ गया। और पांचवां, लागत, एक मरहम। अगर आपके बदलाव से दूसरे पक्ष को थोड़ी तकलीफ या खर्च हुआ, तो कोर्ट अक्सर उन पर कॉस्ट्स का मरहम लगा देती है। एक और चीज अक्सर सुनने में आती है, संबंध वापसी का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। ये बड़ा दिलचस्प लगता है। इसका क्या मतलब है और ये संशोधन से कैसे जुड़ा है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है, रिलेशन बैक। जी। इसका मतलब है कि जब कोर्ट किसी अमेंडमेंट की इजाजत दे देती है, तो कानून ये मान लेता है कि ये बदलाव उसी दिन से लागू हो गया जिस दिन ओरिजिनल केस फाइल किया गया था। ओ, मतलब पीछे जाकर। हाँ, बिल्कुल। अमेंडमेंट पीछे जाकर ओरिजिनल डेट से इफेक्टिव हो जाता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है लिमिटेशन पीरियड पर। कैसे? मान लीजिए आपने केस टाइम पे फाइल किया था, पर कोई जरूरी बात लिखना भूल गए। बाद में आपने अमेंडमेंट की अर्जी दी, वो मंजूर हो गई। अब भले ही अर्जी देते समय उस बात के लिए लिमिटेशन पीरियड निकल चुका हो, लेकिन रिलेशन बैक सिद्धांत के कारण माना जाएगा कि वो बात भी ओरिजिनल केस के साथ ही टाइम पर कही गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। हालांकि इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर अगर अमेंडमेंट बिल्कुल ही नया दावा ला रहा हो जो ओरिजिनल दावे से बहुत अलग हो। तो कुल मिला के ये अभिवचनों में संशोधन का नियम एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये न्याय के लिए जरूरी लचीलापन देता है ताकि असली मुद्दे तय हों, छोटी मोटी गलतियां आड़े ना आएं। दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल को रोकने और केस को बेवजह लंबा खींचने से बचाने के लिए सख्त जांच पड़ताल और सीमाएं भी हैं। कोर्ट्स को हर केस में बड़ी सावधानी से ये बैलेंस साधना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एकदम सटीक है। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। ये जो प्रोसीजरल नियम है, जो साफ तौर पर न्याय, निष्पक्षता और मुकदमेबाजी को सीमित रखने के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका भारत में न्याय मिलने की स्पीड और कॉस्ट पर असल में क्या असर पड़ता है? क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी कभी-कभी केस को लंबा खींचने का एक हथियार बन जाती है, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं, या फिर ये वाकई पक्का करती है कि सारे जरूरी मुद्दे कोर्ट के सामने आए ताकि एक पूरा और सही फैसला हो सके? इस बैलेंस का वास्तविक प्रभाव क्या है? ये लगातार बहस और विश्लेषण का विषय है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक प्रक्रिया का नियम न्याय के पहियों को गति भी दे सकता है और शायद धीमा भी कर सकता है। इस गहरी और बारीक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों को अभिवचनों में संशोधन की इस जटिल प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी।